नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी में आए हुए महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्नों को। जबकि इससे पहले हम लोगों ने इसमें से 100 प्रश्न को इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उसके आगे जो 100 क्वेश्चन, अगला जो 100 क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे। मतलब ये दोनों वीडियो को मिलाकर हम आज 200 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें, मतलब 101 जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत ये पूछा गया है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। क्या होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो ये किसने कहा था? एक मिनट। तो ये किसने कहा था? ये कहा था कि आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी का जो है अपना रोटेशन है, पृथ्वी क्या करती है या रोटेट करती है अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे, जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। तो पहला ऑप्शन इसमें 101 में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 102। कह रहा है कि आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य और सूर्यास्त होता है। जो 102 क्वेश्चन है उसमें है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें दिया है सुश्रुत, क्या दिया है? सुश्रुत दिया है, सौमिला दिया है, शूद्रक दिया है, सौनक दिया है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ये चारों नहीं थे, गुप्त काल के ये चारों नहीं है। जबकि सुश्रुत को क्या हम शैल्य चिकित्सा के लिए जानते हैं, सुश्रुत को क्या शैल्य चिकित्सा के लिए जानते हैं, लेकिन सुश्रुत भी क्या है? गुप्त काल के, जो मतलब औषधि क्षेत्र के से संबंधित नहीं है, ये बाद में आते हैं। तो सुश्रुत नहीं होंगे, मतलब ये चारों नहीं होंगे। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 103 वाला क्वेश्चन है अगला है। इसमें लिखा भी है कि सुश्रुत को क्या है? शल्य क्रिया के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो वेनसांग कहाँ आया था? वेनसांग आया था नालंदा में। कहाँ? नालंदा में। और किसके दरबार में आया था? तो वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? वेनसांग आया था। अगला देखते हैं। कह रहा है कि कब आया था? तो 637 में आया था। कब आया था? 637 में आया था। 104 वाले क्वेश्चन में कि वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जो नगर था वो कौन था। तो उस समय सूती के लिए जो सबसे प्रसिद्ध नगर था वो मथुरा था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि कभी बाढ़ बाढ़ मतलब बाणभट्ट के बारे में बोल रहा है। तो कह रहा है कि कभी बाढ़ निवासी थे कहाँ के। तो जो कभी बाणभट्ट थे वो पटना के निवासी, मतलब पाटलिपुत्र के निवासी थे, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। कह रहा है कि बाणभट्ट जो, अच्छा, बाणभट्ट का जो रचना है वो बहुत मतलब प्रसिद्ध रचना है। हर्षचरित का भी जो रचना किया था बाणभट्ट ने, कादम्बरी और चंडी शतक की रचना किया था। कौन? हर्षवर्धन बाणभट्ट किए थे, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो है वो 106 है। कह रहा है कि चीनी यात्री इसिंग ने बिहार में भ्रमण किया, लगभग कब 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 किया था। तो यह जो इसिंग था 637 में कौन आया था? हर्षवर्धन के समय पे कौन आया था? वेनसांग आया था। जबकि चीनी यात्री इसिंग जो थे वो बिहार का जो भ्रमण किए थे वो 671 से लेकर 72 के समय किए थे, जो ऑप्शन में नहीं है। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी सही वाला। डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जबकि वेनसांग कब आया था? 637 में आया था। अगला देखते हैं 107 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो जो फाहियान था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। जबकि वेनसांग कब आता है? हर्षवर्धन के शासनकाल में। कब आता है? हर्षवर्धन के। और जबकि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया रहता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और जो मेगास्थनीज होता है, मेगास्थनीज का जो सबसे प्रसिद्ध रचना होता है वह इंडिका होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 108वां नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी, मतलब इनको जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। 108 वाला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक होते हैं वह कौन होते हैं। तो ये कौन होते हैं? कुमारगुप्त होते हैं। कौन होते हैं? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का मतलब स्थापना किया था। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कौन कराया था? तो बख्तियार खिलजी। क्यों? कौन था ये? पहला मतलब मुस्लिम शासक था जो क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? नष्ट करवाया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट से मतलब सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का जो संपर्क था, तो बिहार के राजाओं का जो संपर्क था प्राचीन काल में, वो जावा और सुमात्रा के लोगों से था। कहाँ था? जावा और सुमात्रा के लोगों से बिहार के राजाओं का संपर्क था। यहाँ से ये क्या करते थे? व्यापार भी करते थे। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव के लिए, देख रेख के लिए अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? तो ये कौन था? तो ये बालपुत्र देव था। कौन था? बालपुत्र देव। कौन था? बालपुत्र देव। एक क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? स्वर्ण भूमि का वो कौन सा राजा होता है जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी? कहाँ पे? नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी और उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था। तो कौन था? बालपुत्र देव था। कौन था? बालपुत्र देव। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो कौन था? मुसलमान था। कौन मुसलमान था? बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा खुजराहो का मंदिर जो था वह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंदेल शासकों द्वारा खुजराहो का मंदिर स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा। कह रहा है कि जो मतलब यहाँ पे कह रहा है खुजराहो का मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। और यहाँ के मंदिरों में जो कांदरिया महादेव का मंदिर है वह सर्वोत्तम मंदिर है। क्या है? कांदरिया महादेव मंदिर जो है सर्वोत्तम मंदिर है। पूछा जाता है कि कांदरिया महादेव कहाँ है? तो खुजराहो के मंदिर में पड़ता है कांदरिया महादेव। और यह मंदिर कहाँ है? खुजराहो का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। 113 नंबर का क्वेश्चन है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र होता है उसके जो संस्थापक होते हैं वो धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका जो स्थापना किया था किसने किया था? तो पाल वंश के जो राजा थे धर्मपाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो हम जानते हैं कि संगम साहित्य में चोल का भी वर्णन मिलता है, चेर का भी मिलता है, पांड्य का मिलता है, लेकिन कादम्ब का नहीं मिलता है। तो कादम्ब क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। 115 नंबर का क्वेश्चन जो है 115 में कह रहा है कि संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो जो उरैयूर था वो क्या था? कपास का जो था वो व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। जो उरैयूर था वो क्या था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। जो कहाँ था? संगम युग में उरैयूर था, वो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर का क्वेश्चन, और ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर उरैयूर पड़ता है, जो किसके लिए प्रसिद्ध होता है? तो कपास के मतलब कपास की खेती और सूती वस्त्रों के लिए ये प्रसिद्ध होता है। यहाँ पे बड़ा केंद्र होता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक थे वो कौन थे? विशाखा दत्त। कौन थे? विशाख दत्त। कालिदास का प्रमुख रचना हम जानते हैं, तो ये क्या है? कुमार संभवम है। क्या है? कुमार संभवम है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक थे वो चंद्रप्रदायी थे। कौन थे? चंद्रप्रदायी। जबकि राजतरंगड़ी के लेखक कौन है? कल्हड़ है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि 118 में स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? तो जो स्वप्न वासव दत्ता के लेखक हैं वो कौन है? भास हैं। कौन है? भास हैं। कह रहा है कि महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया है। जिसमें कौन एक आता है जो सबसे प्रसिद्ध होता है? वो स्वप्न वासव दत्ता भी आता है, जिसका रचना किसने किया था? महाकवि भास ने किया था। किसने किया था? महाकवि भास ने किया था। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 119 नंबर का क्वेश्चन है कि कुमार संभवम महाकाव्य का जो कवि था वो कौन था? तो कालिदास थे। कौन थे? कुमार संभवम के जो महाकाव्य के रचना किए थे वो कालिदास किए थे। कालिदास का कुछ और भी प्रमुख रचना है इसमें, तो इसमें जो सबसे प्रमुख रचना है वो कौन है? कुमार संभवम है। कह रहा है कि किराता अर्जुनियम पुस्तक किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? किराता अर्जुनियम जो पुस्तक था वो किसने लिखा था? तो ये भारवी ने लिखा था। क्या है? किराता अर्जुनियम जो पुस्तक था वो भारवी ने लिखा था। किसने लिखा था? भारवी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है कि उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो कौन है? यह देखिए जो संगम साहित्य है उसमें भी जो प्राचीन व्यापारिक मार्ग है उसका वर्णन मिलता है। मिलिंद पन्नों में
ये जो प्राचीन व्यापारिक मार्ग हैं उनका वर्णन नहीं मिलता है, तो जो मिलिंद पन्नो है वह सही हो जाएगा। जबकि चातक कहानियों में क्या है, व्यापारिक मार्गों का वर्णन मिलता है, तो इसमें मिलिंद पन्नो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है मिलिंद पन्नो, कह रहा है कि पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा निम्नलिखित मिलिंद पन्नों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच में वार्तालाप का वर्णन है। तो एक चीज़ और पूछ सकता है कि किस रचना में किसके नागसेन और हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच में वार्तालाप का वर्णन है, तो किसमें है, मिलिंद पन्नों में। और इसमें व्यापारिक मार्गों का कोई वर्णन नहीं मिलता है। हर्षचरित नामक जो पुस्तक था उसका जो लेखक था वो कौन था, तो हर्षचरित नामक पुस्तक का लेखक कौन था, बाणभट्ट था। कौन था, बाणभट्ट था। कौन था, बाणभट्ट था। एक मिनट दोस्तों, कुछ दिक्कत हो रहा है, बाणभट्ट था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो चोल वंश का संस्थापक पहला ही दे दिया है, विजयालय था। कौन था, चोल वंश का संस्थापक जो था वो विजयालय था। 124 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें है कि चोल काल के लिए सब प्रसिद्ध क्या था, तो चोल काल का जो सबसे प्रसिद्ध यदि देखा जाए तो ये ग्राम पंचायत वाला जो सेक्शन हो जाएगा वह सही हो जाएगा। इसमें पढ़ भी लेते हैं। कह रहा है कि चोल शासन में सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती थी। कह रहा है कि ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्य आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो चोल काल के लिए सबसे प्रसिद्ध जो था वह ग्राम पंचायत था। जबकि हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्या, सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता क्या था, नगरीय व्यवस्था था वहाँ पे, जबकि ये चोल काल का देखते हैं तो हम लोग ग्राम पंचायत वाला व्यवस्था था। कह रहा है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि जो चोल था वह स्थानीय स्वशासन के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। स्थानीय स्वशासन मतलब ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। तो जो चोल थे वो क्या थे, इसके लिए प्रसिद्ध थे, स्थानीय स्वशासन के लिए। अगला है जो 126 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक के द्वार क्या कहलाते थे, तो यह क्या कहलाते थे, गोपुरम कहलाते थे। क्या कहलाते थे, गोपुरम कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि जो 127 नंबर का ये मध्यकालीन इतिहास का सेक्शन है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कह रहा है गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था, तो हम जानते हैं गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था। क्या था, मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था। और ये क्या था, मतलब दान प्रिय था, इसीलिए इसे लाख बख्श भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाख बख्श, लाख बख्श भी बोलते हैं। और ये ऐबक जनजाति से संबंधित था, इसीलिए इसे कुतुबुद्दीन ऐबक भी बोलते हैं। इसने क्या कराया था, कुतुब मीनार जो बहुत प्रसिद्ध है, कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया था। आगे पढ़ते हैं। इसमें आगे है कि इसको कह रहा है कि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की थी। कभी कभार पूछ देता है कि सुल्तान की उपाधि धारण कौन किया था, तो ऐबक भी देता है। तो ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। कह रहा है उसने केवल मलिक और सिपह सलाहकार का जो है, सिपह सलार का जो पदवी होता है उसको धारण किया था। और कह रहा है इसके बाद जो है मोहम्मद गोरी आता है इसका उत्तराधिकारी। आगे देखते हैं। कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी था वो क्या था, लाहौर था। क्या था, लाहौर था। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मस्जिद है। क्या है, एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मस्जिद है, जिसका निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कह रहा है इसका एक और उपाधि है कुरान ख्वां। क्या है, इसका एक और उपाधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरान ख्वां। कुरान ख्वां के नाम से किसको जाना जाता था, तो कुरान ख्वां के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया, तो बनवात इसका काम तो शुरू कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन बाद में इसके उत्तराधिकारी जो इल्तुतमिश आता है वह इसके पूरे काम को मतलब पूरी तरीके से कराता है। तो इसका जो पूरा काम कराया था इसका कुतुब मीनार का, वो किसने कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था। किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। जबकि अभी भी ये पूरा नहीं होता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है उसमें इल्तुतमिश ही दिया है, तो इल्तुतमिश क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहे कि 5वां में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, तो इसके बाद जो इसका जो उत्तराधिकारी होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, कह रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। पहला कह रहा है कि मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश और बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी क्या था, प्रथम मुस्लिम विजेता था बिहार का। क्या था, जिसने नालंदा को ध्वस्त करा दिया था। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का जो पहला विवरण प्राप्त होता है वो
मिन्हाज सिराज का जो रचना है तबकाते नासरी में बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 8वां कि नालंदा बिहार का विध्वंस किसने कराया था? तो नालंदा बिहार का विध्वंस किसने कराया था? बख्तियार खिलजी ने कराया था। 9वां क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो किसको किया था? मलिक जानी को किया था। किसने किसको? इल्तुतमिश बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त करता है? तो मलिक जानी को करता है। किसको? मलिक जानी को। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थियोरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? वो कौन सा राजा था? तो ये कौन था? एक मिनट, ये कौन था? बलबन था। कौन था? बलबन था। कौन था? ये बलबन था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अच्छा, इसमें थोड़ा सा बलबन के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था। क्या था? बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसके शासन के सिद्धांत जिसके शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया गया। कह रहा है इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिले इलाही या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है और उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का जो पद है वह निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो जो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी वो कौन था? बलबन ही था। कौन था? बलबन ही था। रक्त और लौह, इसमें क्या है? सजदा और पैम्बोस एक त्यौहार होता है जिसको किसने चलवाया था? ये बलबन ने चलवाया था। किसने चलवाया था? बलबन ने चलवाया था। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, इसमें बलबन ने राजत्व सिद्धांत भी दिया था जिसकी प्रमुख दो विशेषताएं होती थी कि सुल्तान का पद जो होता था ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता था और द्वितीय क्या होता था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक था। मतलब एक तरह से इसने दो विशेषताएं दी थी। राजत्व का सिद्धांत दिया था जिसमें दो विशेषताएं दी थी कि जो सुल्तान का जो पद होता है वह ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है, मतलब भगवान के द्वारा प्राप्त होता है, और जो सुल्तान होना चाहिए, मतलब सुल्तान जो राजा होना चाहिए वो निरंकुश राजा होना चाहिए। तो यह इसके राजत्व के सिद्धांत का दो प्रमुख विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए मतलब कहा है? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। किसके लिए क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है बरनी ने कि जब उसने किंगशिप प्राप्त किया, मतलब जब राजा बना तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतया स्वतंत्र मतलब क्या था? अलाउद्दीन खिलजी था जो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था, मतलब शरीयत के नियमों और आदेशों का उतना पालन नहीं करता था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। जो 13वां क्वेश्चन है, इसका 13वां क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो जो इसका प्रथम जो प्रमुख सेनापति था जिसका मंगोलों के साथ लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी वह जफर खां था। कौन था? जफर खां था। कह रहा है था, अच्छा, जो जफर खां था वो बहुत ही एक प्रसिद्ध और बहुत ही एक तरह से मजबूत एक इसका सेनापति था। जब ये जफर खां की मृत्यु होती है तो उसके बाद भी मंगोल जफर खां से इतने प्रभावित होते हैं कि उसी रात 30 कोस यह पीछे हट जाते हैं और वापस चले जाते हैं मंगोल। जो 14वां है, कह रहा है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? तो उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। आप लोगों ने पद्मावती देखा होगा, तो जो पद्मिनी रानी पद्मिनी थी उनके जो पति का नाम था वो राणा रतन सिंह था। कौन था? राणा रतन सिंह। और पद्मावती नामक रचना किसने लिखा है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो प्रसिद्ध लिखित काव्य पुस्तक है वो पद्मावत है। इसके अनुसार क्या है? पद्मिनी चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदरी और विदुषी पत्नी थी। कह रहा है अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी साहबा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए। कह रहा है कि 15 क्वेश्चन में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था वो कौन था? तो जो देवगिरी का शासक उस समय था वो कौन था? रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो खालिसा भूमि थी, मतलब खालिसा भूमि की अधिक पैमाने में मतलब ये इसका विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर का क्वेश्चन। 17वां नंबर का क्वेश्चन है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने।
कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो सबसे ज़्यादा नहरों का जो निर्माण कराया था वो फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था। और क्योंकि पहला जो नहर का निर्माण होता है वो महापद्मनंद के नाम से जाना जाता है, कि पहले नहर का निर्माण उसने कराया था। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा, ये क्या था? तो दार उल सफ़ा क्या था? ये आपका एक खैराती अस्पताल था। क्या था इसमें? दार उल सफ़ा में क्या होता था? फ्री में लोगों का इलाज होता था। दार उल सफ़ा में लोगों का खैरात में, मतलब एक तरह से खैरात अस्पताल ही था। दार उल सफ़ा में लोगों का मतलब एक तरह से फ्री में इलाज कराया जाता था। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने का काम किया? तो जो बेरोजगारों का रोजगार दिलवाने का काम किया था वो किसने किया था? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है आपका फिरोज तुगलक और शेरशाह सूरी। तो जो रोजगार दिलवाने का काम किया था वो फिरोज तुगलक था। किसने किया था? फिरोज तुगलक ने। कह रहा फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए थे। कह रहा नियुक्ति के लिए एक दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या, मतलब जो बेकारी है, बेरोजगारी है, उसकी समस्या को हल करने का प्रयास किया था। किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो रोजगार देने का काम किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो बहुत सारे उदार कार्य भी किया था लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो हम जानते हैं कि सबसे अधिक गुलाम कौन था कि रखता था? फिरोज तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक। और इसीलिए इसने एक एक बंदगा नाम का, पढ़ लेते हैं, दीवाने बंदगा नाम का ये एक अपना मतलब इसका गठन किया था, एक विभाग का गठन किया था, दीवाने बंदगा। ऐसा नहीं है कि जो मतलब दास थे, दास का मतलब नौकर नहीं थे, दास ही बाद में क्या होते थे। जैसे मोहम्मद गोरी का कौन दास था? मोहम्मद गोरी का जो दास था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और बाद में मोहम्मद गोरी का दामाद बन जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका मतलब ये नहीं है दास मतलब नौकर। दास का मतलब उस समय क्या होता था कि अपने दरबार में इनको रखते थे, प्रशिक्षण देते थे, वेतन देते थे। तो ऐसे ही फिरोज शाह तुगलक जो है वो अपने दरबार में सबसे ज़्यादा दास रखता था। एक तरह से दासों का ये शौक था, और इसने एक दीवाने बंदगा नामक विभाग का ये स्थापना भी किया था। और देखिए यहाँ पे लिखा भी कि उस दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था, जबकि नौकर का कहाँ शिक्षा दिया जाता है? तो दासों की जो शिक्षा था मतलब उसका पूर्ण ध्यान दिया जाता था, और प्रत्येक दास को 10 से 100% के बीच वेतन भी मिलता था। और कह रहा है कि कभी कभी जागीरी भी मिलती थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ही था जो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा फारसी यात्री अब्दुल जो रज्जाक था भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? तो हम जानते हैं कि जो अब्दुल रज्जाक था वो कौन था? वह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें एक चीज़ देख लीजिए आप लोग। कह रहा है कि फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। कह रहा उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन या मजम उल बहरीन, ये आता भी है क्वेश्चन में कि में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। किसने? अब्दुल रज्जाक ने मतला उस सदाइन और मजम उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ था। किसका राज्य स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ मतलब जो अब आगरा के नाम से जाना जाता है? तो आगरा नामक शहर का जो स्थापना किया था वो कौन किया था? सिकंदर लोदी किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। कह रहा 17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था, और 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन शहर बसाया था और अपनी राजधानी भी बनाया था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति का प्रयत्न भी किया था, और नाप के लिए देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नाप का पैमाना था वह गजे सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया था। तो ये पूछता भी है कि गजे सिकंदरी मतलब किसके समय शासनकाल में आया था? तो ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में आया था। कह रहा उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था की थी।
तो पूछेगा कि किसने निर्धनों के लिए मुफ्त मुफ्त भोजन की व्यवस्था की थी। तो सिकंदर लोदी ने क्या किया था, निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था की थी। कह रहा उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी और वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था जिसका नाम था फरंगे सिकंदरी। कौन था, फरहंगे सिकंदरी। तो फरंगे सिकंदरी क्या था, एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था जिसका फारसी में अनुवाद किया जाता है और इसका नाम पड़ जाता है फरंगे सिकंदरी। कह रहा है इसके समय में गायन विद्या का श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। आयुर्वेदिक जो था, आयुर्वेदिक ग्रंथ का जो फारसी में अनुवाद किया गया था उसका नाम क्या था, फरंगे सिकंदरी। जबकि जो गायन विद्या का श्रेष्ठ ग्रंथ था वो लज्जत सिकंदर शाही की रचना की गई थी। और जो अगला सबसे इम्पोर्टेंट है, वह कह रहा है कि सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था और वह गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं लिखता था। तो पूछा जाता है कि गुलरुखी उपनाम से कौन शासक अपना कविताएं लिखता था। तो गुलरुखी उपनाम से कौन, सिकंदर लोदी अपना मतलब कविता लिखता रहता था। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था वह हरिहर और बुक्का ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी सही हो जाएगा। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब किया था, तो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कह रहे विजयनगर साम्राज्य के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो ये कौन था, हरिहर द्वितीय था। हरिहर द्वितीय क्या किया था, जो विजयनगर साम्राज्य का ये पहला शासक था जो बहमनियों से क्या किया था, गोवा को छीन लिया था। तो हरिहर द्वितीय ने छीना था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन जो है, 28 नंबर का क्वेश्चन है कि 28 नंबर का क्वेश्चन आगे है। कह रहा है विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो हम जानते हैं कि जो गोलकुंडा का युद्ध था वो कृष्णदेवराय और कुली कुतुब शाह के बीच में होता है। कृष्णदेवराय और कुली कुतुब शाह के बीच में गोलकुंडा का युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी। तो जो विजयनगर साम्राज्य की मतलब बहुत सारा था, इसमें संपत्ति कर था और भी कर था, लेकिन इसके जो प्रमुख, जो विजयनगर साम्राज्य का वित्तीय व्यवस्था का जो मुख्य विशेषता था वो क्या था, भू राजस्व था। क्या था, भू राजस्व इसका प्रमुख विशेषता था। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का जो प्रमुख विशेषता था वो क्या था, भू राजस्व था। क्या था, भू राजस्व था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है। तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है, हम्पी से मिलता है। कहाँ से मिलता है, हम्पी से मिलता है। चूँकि क्वेश्चन का संख्या ज़्यादा है इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो कृपया आप लोग को यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। जो 31 नंबर का क्वेश्चन है, 31 नंबर का क्वेश्चन है कि, और ये सारे के सारे क्वेश्चन बीपीएससी में आए हुए हैं और अन्य सारे क्वेश्चन मतलब अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे पढ़ के एक बार जाइए, लगभग इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसी से यूपी पीसीएस में भी आया था। कह रहा है कि दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था, किससे संबंधित था। तो दीवाने अर्ज जो विभाग था वो रक्षा से संबंधित था, रक्षा विभाग से। और इसमें जो अधिकारी होते थे दीवाने अर्ज विभाग का जो अधिकारी होता था उसे दीवाने आरिज बोला जाता था। क्या बोला जाता था, दीवाने आरिज बोला जाता था। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, रायगढ़ थी। कहाँ थी, रायगढ़ थी। कह रहा है कि 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को क्या कर दिया, अपना मतलब राजधानी बना दिया। कह रहा उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें छत्री घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक किया था। तो पूछा जा सकता है कि जो शिवाजी थे उनको छत्री घोषित कौन किया था। तो गंगा भट्ट ने किया था। किसने किया था, गंगा भट्ट ने किया था। कह रहा बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन या इसी का नाम है बहमन शाह। इसी का नाम है बहमन शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जो 34 नंबर का क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी। तो जो सरजामी प्रथा था वो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित था। कौन, सरजामी प्रथा। कौन था, सरजामी प्रथा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। तो देखिए जो भूमि कर था ना वो खराज भी था, उस्र भी था और मुक्तय भी था। लेकिन खुम से जो कर था वो क्या था कि मतलब जो यदि किसी के द्वारा लूट के लाया गया जो धन था उस पर कौन सा कर लगता था, खुम से कर लगता था। कौन सा लगता था, खुम से कर लगता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में मतलब दावा किया था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा कर दिया, मतलब 50% यह क्या राजस्व के रूप में दावा किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये पहला ही क्वेश्चन थी, ऑप्शन सही है इसका। सुहरावर्दी जो संप्रदाय था उसके जो संप्रदाय के संस्थापक थे वो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया। 38 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 550 मतलब 500 की इकाइयों को में विभाजित किया था? तो ये किसने किया था? तो ये शेर शाह का पुत्र जो था इस्लाम शाह, जो शेर शाह का पुत्र था वह इस्लाम शाह क्या किया था? सैन्य टुकड़ियों को, अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में क्या कर दिया था? विभाजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? तो कह रहा है कि पहला जो इसका ऑप्शन है राज्य कानून से। तो राज्य कानून से कह रहा है कि जवाबित का जो संबंध था वो राज्य कानून से था। किससे था? राज्य कानून से था। कह रहा सल्तनत काल के सिक्के टका, टका किससे बनता था? चांदी से बनता था। किससे बनता था? टका चांदी से बनता था। तो कह रहा है कि टका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के थे? तो जीतल किससे बनता था? तांबा का। जबकि ससगनी भी क्या बनता था? चांदी का। तो टका भी चांदी का, ससगनी भी चांदी का, जबकि जीतल जो बनता था वो तांबा बनता था। जबकि टंका और जीतल का यदि रेशियो देखा जाए तो एक रेशियो मतलब 1:48 का था। कितने का था? 1:48 का था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि टका क्या है? टका चांदी है और ससगनी भी चांदी है, और जो जीतल का सिक्का होता था वो भी तांबा का बनता था। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर के कि भारत में कागज़ का सर्वप्रथम प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो वैसे देखा जाए तो कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। लेकिन भारत में जो कागज़ का प्रयोग था वो सबसे पहले 12वीं शताब्दी में ही भारत में कागज़ का प्रयोग होना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1105 में हमारे यहाँ कलकत्ता में आशुतोष संग्रहालय में पेपर को संरक्षित करके रखा गया था। कह रहा है जिसके शीर्षक पंचरक्षा था। ठीक है। कह रहा है कि 42 है जो तबकाते नासरी का लेखक कौन था? तो तबकाते नासरी का जो लेखक था कौन था? मिनहाजुस सिराज। और इसी से क्या पता चलता है? बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा का विध्वंस कराया था, तो इसी पुस्तक से तबकाते नासरी से पता चलता है, जो जिसको मिनहाजुस सिराज ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। तो ये हम इससे पहले जो वीडियो बनाए थे 100 प्रश्नों का, उसमें भी ये क्वेश्चन सेम आ चुका था। तो सभी संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि वह क्या करते थे? अपनी वाणियों को उसी भाषा में लिखा करते थे जिस भाषा में उनके भक्त उसको अच्छे से समझ सकें। तो इसका पहला जो ऑप्शन होगा वो ए सही हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया? तो ये कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि निजामुद्दीन औलिया से भेंट करना, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने इससे मिलने से इनकार कर दिया। उसने बोला था, जबकि इसमें जलालुद्दीन खिलजी भी थे, जलालुद्दीन खिलजी भी बोले थे भेंट करने के लिए, लेकिन इसने मतलब निजामुद्दीन औलिया ने मना नहीं किया था। जबकि जब ये बोले थे मिलने के लिए तो निजामुद्दीन औलिया क्या कहीं चले जाते हैं और नहीं मिल पाते। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को क्या करते हैं? साफ साफ मना कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए। कह रहा शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा था, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। कह रहा कि सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य आमिर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ तो सुल्तान आने वाला है, तो अधोजन चले गए थे। कहाँ चले गए थे? अजोधन चले गए थे। और इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और ना ही इनकार किया। मतलब एक तरह से जलालुद्दीन खिलजी को ना ही मना किए थे और ना ही क्या मिलने से इनकार किया था और ना ही मिले थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को क्या करते हैं? ये मना कर देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को क्या करते हैं? ये मना करते हैं। कह रहा है दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे मिलने के लिए आज्ञा मांगी थी तो शेख ने उत्तर दिया था कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे से क्या हो जाएगा, मतलब दूसरे से हम बाहर चले जाएंगे। कह रहा कि अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया, जबकि वे महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? जो निजामुद्दीन औलिया थे वो महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है कि 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की जो रचना की थी वो मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी की और भी जो प्रमुख रचनाएं है जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, ये क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत प्रमुख रचना है।
कह रहा पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का जो प्रमुख मुख्य कारण था वो क्या था? तो इसका जो प्रमुख कारण था वो उसकी सैन्य कुशलता था। क्या था? सैन्य कुशलता था इसका प्रमुख कारण, ताकि मतलब जिसकी वजह से क्या था, वह पानीपत के युद्ध में जीत जाता है। जबकि ये बताया जाता है, मतलब बाबर ने खुद बताया था इसमें कि जो इब्राहिम लोदी होता है वो अनुभवहीन भी होता है, जिसकी वजह से बाबर को क्या होता है, मतलब एक तरह से इसका पॉजिटिव मिल जाता है, मतलब मतलब इस युद्ध को जीतने के लिए, क्योंकि ये सैन्य कुछ मतलब ये बहुत अच्छे से मतलब स्किल इसको प्राप्त था युद्ध जीतने का। जबकि वहीं पे जो इब्राहिम लोदी था वो क्या था, अनुभवहीन था युद्ध को लेकर, और इसलिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है वो बाबर खूब आराम से जीत जाता है। ऐसा नहीं है कि आराम से जीत जाता है, इसमें कहा जाता है कि बाबर पहले हार रहा था, बाद में क्या होता है कि बाबर अपनी सैन्य कुशलता के कारण वह क्या होता है, जीत जाता है। अगला है कि 47 नंबर का क्वेश्चन कि तुझे के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुझु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में किया था। कब किया था? 1532 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। यदि ये पूछे कि हुमायूं का सबसे पहला मतलब इसका युद्ध जो होता है वो कौन होता है? तो इसका सबसे पहले क्या होता है? देवरा का युद्ध। क्या होता है? देवरा का युद्ध। इसका सबसे पहला युद्ध क्या होता है? देवरा का। जबकि सबसे लास्ट वाला जो युद्ध होता है वह सरहिंद का युद्ध होता है। तो ये पूछता है कि सबसे प्रथम युद्ध कौन था? देवरा का। और इसका सबसे अंतिम युद्ध होता है जो वो सरहिंद का युद्ध होता है। क्या कौन होता है? सरहिंद का युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो कौन थी? हाजी बेगम थी। कौन थी? हाजी बेगम, जो अपने पति के लिए क्या किया था? मकबरे का निर्माण कराया था। और ये हाजी बेगम की कौन थी? तो ये हुमायूं की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा का रचना कौन किया था? गुलबदन बेगम ने किया था फारसी भाषा में, जबकि तुझु के बाबरी तुर्की में था। और हुमायूंनामा क्या था? ये फारसी में था, जिसका रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन। तो 51 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित किया गया, लिखा गया। तो हम एक ट्रिक भी जानते हैं, थोड़ा सा बहुत फनी ट्रिक है कि देवरा क्या है, एक ट्रिक है, देवरा चोर बासर। देवरा चोर बासर। तो कन्नौज के युद्ध को हम क्या बोलते हैं? बिलग्राम का भी युद्ध बोलते हैं। तो देवरा से क्या हो गया? देवरा का युद्ध। चोर से क्या हो गया? चौसा का युद्ध। और बा से बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। और सर से क्या हो गया? सरहिंद का युद्ध। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसका क्रम, और ये आता भी है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह ये हुमायूं द्वारा ये लड़ा गया क्रम से युद्ध है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 52 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 52 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई थी? तो जो हजरत आला की उपाधि अपनाई थी वो कौन थे? शेरशाह सूरी थे। कौन थे? शेरशाह सूरी थे। कह रहा है कि ये मतलब क्या है, और शेरशाह सूरी को शेरशाह की उपाधि कब दिया गया? तो 1539 में जो चौसा का युद्ध में हुमायूं को जो पराजित किया था शेरशाह सूरी ने, उस समय शेरशाह सूरी को शेरशाह की उपाधि द्वारा नवाजित किया गया, या उनको उपाधि दी गई। और ये अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था सबसे पहली बार, और सिक्का चलवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम में, बिहार के सासाराम में, रोहतास में है। अगला क्वेश्चन है 54 में कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो जो महाराणा प्रताप की तरफ से जो लड़ रहे थे वह हकीम खान थे। कौन थे? हकीम खान थे। जबकि इनके विरुद्ध में अमर सिंह लड़ रहे थे। कौन थे? अमर सिंह लड़ रहे थे। और एक कौन लड़ रहे थे? अमर सिंह बोल रहे हैं कि मान सिंह और आसफ खान लड़ रहे थे। और महाराणा प्रताप के तरफ से कौन लड़ रहे थे? महाराणा प्रताप थे। और इनके तरफ से कौन लड़ रहे थे? हकीम खां लड़ रहे थे। कौन थे? हकीम खां। तो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसमें क्या हो जाएगा? हकीम खां। कौन हो जाएगा? हकीम खां। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो ये अकबर ने। इसीलिए अकबर को उदार शासक बोला जाता था, क्योंकि इसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। ये बहुत एक तरह से मतलब ऐसे मतलब एक क्या धर्म पे बहुत विशेष ध्यान नहीं देता था, इसलिए इसको उदार राजा भी बोला जाता है। और इसने तीर्थ यात्रा जो कर है उसको समाप्त कर दिया था। 56 नंबर का क्वेश्चन जो है 56 नंबर का क्वेश्चन है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो 1576 में
बंगाल और बिहार को कब मिलाया था? तो ये 1576 में बंगाल और बिहार को अकबर ने एक में मिला दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी? तो कब आई थी? ये अकबर के शासनकाल में ही आई थी, क्योंकि 1605 तक क्या है, अकबर ही रहते हैं। तो अकबर के शासनकाल में कौन आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। कह रहा है कि ये 1556 से 1605 तक रहते हैं। कह रहा है आईने अकबरी का जो लेखक है वो कौन है? तो आईने अकबरी किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया है कि एतमादुद्दौला का मकबरा जो है आगरा में किसने बनवाया था? तो यह किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने बनवाया था। एतमादुद्दौला का जो मकबरा है वो आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ ने बनवाया था। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राचीनकारी जो पित्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित था? तो कह रहा है कि पहला दीवारों पर अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करवाना था इसमें। तो यही पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यही सही है कि दीवारों में जो अर्धकीमती पत्थर जड़कर उस पर फूलों की नक्काशी करना ही क्या कहलाता था? पित्रा द्यूरा या प्राचीनकारी। क्या कहलाता था? प्राचीनकारी या पित्रा द्यूरा। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है? तो बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण करने का जो तरीका होता था उसी को क्या बोलते थे? हम बटाई शब्द बोलते थे। क्या बोलते थे? और ये किसके द्वारा लाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो ये अकबर ने चित्रकारी के लिए क्या बनवाए थे? कारखाने बनवाए थे। इसका थोड़ा सा इसमें हुमायूं भी कहीं मिलता है आपको, अकबर भी मिलता है। जबकि जो बीपीएससी 2020 में आया था उसको बीपीएससी ने इसका जो अकबर माना था, जबकि इसका जो राइट आंसर होगा वो हुमायूं भी हो सकता है। इसका आप लोग पढ़ लीजिएगा। कह रहे हैं कि हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था। जबकि अन्नू मरूजा की पुस्तक ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग में क्या है, अकबर को बताया गया कि अकबर ने क्या बनवाया था? चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था। कह रहा है कि दस्ताने हमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये अब मतलब इसका अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। किसका? दस्ताने अमीर हमजा का जो चित्रांकन किया गया था अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। कह रहा अकबर ने अनेक ग्रंथों की को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम जो था वह दास्तान हमीर हमजा था। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ था, और जबकि अकबर के शासनकाल में यह क्या होता है? पूर्ण होता है। कह रहा बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार कराने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। कह रहा पहले सैयद अली और बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने, इसमें सैयद अली ने दिया, अच्छा दोनों दिया, इसीलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया था। इसमें अब्दुल समद और सैयद अली दोनों थे। पहले मीर सैयद अली थे और बाद में समद इसकी मतलब दस्ताने हमीर हमजा का चित्रांकन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश हुआ था वो सबसे पहले किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में हुआ था। किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में। और कौन किया था? तो कौन इसको लाया था? पुर्तगाली लाए थे। अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो किसके राज दरबारी थे? तो ये अकबर के राज दरबारी थे। किसके राज दरबारी थे? अकबर के राज दरबारी थे। अगला क्वेश्चन है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो ये जहांगीर के समय पे जो मुगल चित्रकला था वो अपने शीर्ष बिंदु पर था। ठीक है, और इसी के शासनकाल को, जहांगीर के शासनकाल को क्या बोलते हैं? चित्रकला का स्वर्ण युग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब्ता प्रणाली जो है, जब्ती प्रणाली या जब्ता प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली क्या है? ये अकबर की उपज थी। क्या थी? अकबर। अब जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की उपज थी। इसको देख लेते हैं, ये क्या है। कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भूमि राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अम्ल और जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी, और साम्राज्य के अधिकतर जो भूभाग थे इसी प्रणाली से प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का कि यह किसका कथन है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो ये किसका कथन है? मनुची का कि मनुची का कि ये किसका था? मनुची का कि टर्वेनियर का, या फिर विलियम फिंच का, या अब्दुल हामिद लाहौरी का? तो ये किसका कथन था? विलियम फिंच का कथन था। किसका था? विलियम फिंच का कथन था। कह रहा कश्मीर का जो अकबर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो जिस तरह अकबर उदार राजा था उसी तरह से मतलब धार्मिक नहीं था बहुत ज़्यादा, तो वैसे ही कश्मीर का जो अकबर होता है उसको, इसको किसको बोलते हैं?
सुल्तान जैनुल आबिदीन को बोलते हैं। जो कश्मीर का अकबर किसे बोलते हैं? सुल्तान जैनुल आबिदीन को बोलते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है कि दुअस्पा और सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह जहांगीर शुरू करता है। किसने कौन शुरू करता है? जहांगीर शुरू करता है। और जो दुअस्पा था उसमें क्या होता है कि जो इसमें मनसबदार थे वो अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे दुअस्पा में, और सिंहस्पा में 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। 71 नंबर का क्वेश्चन है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जो जड़ थी वो क्या थी? तो कंधार। ये दोनों क्या, ईरान और मुगल शासक दोनों कंधार को चाहते थे, कंधार को, और इसीलिए इनके बीच में क्या होता था, झगड़ा होता था। तो जो बी नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कह रहा है कि कंधार ईरान राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक और ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। तो कंधार इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जो दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था वो इसका ऑप्शन इधर दिया होगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। और अकबर ने फतेहपुर सिकरी में भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की थी। कौन? अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की थी और 1638 में की थी। कह रहा वहाँ अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला जो है वो सबसे प्रमुख है, जबकि चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। क्या लाल किला को किससे बनाया गया है? लाल बलुआ पत्थर के से निर्मित किया गया, इसीलिए इस भवन को क्या बोलते हैं? लाल किला बोलते हैं। और इसका निर्माण कार्य जो था वह 1648 में पूर्ण हुआ था। कह रहा है इस किले के पश्चिम द्वार का जो नाम है वो लाहौरी दरवाज़ा। ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि जो लाल किला का पश्चिम द्वार का जो नाम था वो क्या था? तो लाहौरी दरवाज़ा। और इसका जो दक्षिणी द्वार था वो उसको दिल्ली दरवाज़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिल्ली दरवाज़ा। 73 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था? तो ये कौन कहा था? ये कहे थे A.L. श्रीवास्तव ने, जो शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था। कौन? A.L. श्रीवास्तव ने। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो इसका जो जिहाद का अर्थ था वो दारुल इस्लाम था। क्या था? दारुल इस्लाम। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। जो मतलब गैर मुस्लिम होते हैं उनके खिलाफ धर्म युद्ध करना, यही क्या कहलाता था? जिहाद कहलाता था। इसको किसने चलवाया था? औरंगजेब चलवाया था। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको बोलते हैं दारुल इस्लाम। क्या बोलते हैं? दारुल इस्लाम। कह रहा पटना के किस सिख गुरु का जन्म है? मतलब पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 76 नंबर का क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मुहस्सिब कौन था? तो ये हम पिछले भी वीडियो में कर चुके थे। उसका जो मुहस्सिब होता था वो कौन होता था? लोक आचरण अधिकारी होता था। कौन होता था? लोक आचरण अधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास ही से मतलब पता चल रहा है कि ये कोई मतलब मदद करने के लिए एक कोई प्रशासन बनाया गया। तो कह रहा है कि मदद ए मास क्या था? चुंगी कर था, टोल टैक्स, या विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि था। तो क्या है ये बी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ये जो मदद ए मास था वो क्या था? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि था। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का क्वेश्चन कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन है? तो ये मोहम्मद शाह रहता है। मोहम्मद शाह को हराकर क्या कर मयूर सिंहासन में जो वो कोहिनूर का हीरा होता है उसे क्या बोलते हैं? नादिर शाह उसको लेकर चला जाता है। तो मयूर सिंहासन पर सबसे अंतिम में बैठने वाला जो शासक रहता है वो कौन रहता है? मोहम्मद शाह रहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन के दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया गया था? कौन सा मुस्लिम बादशाह था? कौन सा मुगल बादशाह था जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो कौन था? शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था, जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो इस तरह से ऊपर भी हमने 26 क्वेश्चन किया और इसमें भी लगभग हम कितना क्वेश्चन कर लिए? लगभग 80 क्वेश्चन के लगभग कर लिए, मतलब एक तरह से 110 क्वेश्चन के लगभग हो गया। तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए।
धन्यवाद।